नमस्कार साथियों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में, या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं बायोलॉजी की ब्रांचों के बारे में। दोस्तों, लगातार 2 दिनों से हम जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ रहे थे। दोस्तों, आज हमारी ये तीसरी क्लास है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, उसका भी एक रीजन है। क्योंकि दोस्तों, आज जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन या तो दोस्तों एसएससी में पूछे गए हैं या फिर दोस्तों रेलवे में पूछे गए हैं। इस वजह से दोस्तों ये वीडियो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। हर बार की तरह प्रत्येक क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं। दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा, एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, आपका समय खराब ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा गया था। किस में पूछा गया था दोस्तों? रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सीरम का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सीरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ब्रायोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सीरोलॉजी। बट दोस्तों, सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि भैया सीरम होता क्या है। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता देता हूं। आपका जो ब्लड होता है, इस ब्लड के दोस्तों 2 पार्ट होते हैं। एक होता है तरल पार्ट और एक होता है दोस्तों ठोस पार्ट। दोस्तों, जो तरल भाग होता है ये ब्लड का 55% होता है। बात क्लियर है? और उस भाग का नाम क्या है? उस भाग का नाम है दोस्तों प्लाज्मा। बात क्लियर है? प्लाज्मा का रंग की बात करूं दोस्तों मैं, तो प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। क्या यहां तक बात क्लियर है? हल्का पीला। अगर इसकी मैं प्रकृति की बात करूं दोस्तों, तो भैया इसकी प्रकृति होती है दोस्तों क्षारीय। कैसी होती है भैया? क्षारीय होती है। अगर दोस्तों मैं ठोस भाग की बात करूं, तो दोस्तों ये पूरे ब्लड का 45% भाग होता है। इसमें दोस्तों हम पढ़ते हैं रक्त कणिका। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? रक्त कणिका पढ़ते हैं। रक्त कणिकाओं के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर बात करूं दोस्तों, तो भैया आरबीसी है। नंबर 2 पर बात करूं दोस्तों मैं, तो डब्ल्यूबीसी है। और नंबर 3 पर बात करूं दोस्तों मैं, तो भैया प्लेटलेट्स है। क्या है दोस्तों? प्लेटलेट्स है। बात क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, आपका ये जो ब्लड है, यहां लिख देता हूं, आपका ये जो ब्लड है, इस ब्लड में से अगर रक्त कणिकाओं को निकाल दिया जाए, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और भैया प्लेटलेट्स को, तो क्या बचेगा दोस्तों? तो फाइनली हमारा बचेगा दोस्तों प्लाज्मा। और मेरे भाई, ये जो सीरम वाला भाग है, ये दोस्तों प्लाज्मा का एक भाग है। प्लाज्मा का ही दोस्तों भाग है क्या? सीरम। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि सीरम का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों सीरम का अध्ययन कहलाता है भैया सीरोलॉजी। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना आपके छोटे भाई के लिए। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये है आपका ब्लड। ब्लड के 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है तरल और एक होता है दोस्तों ठोस। तरल भाग दोस्तों पूरे ब्लड का 55% होता है, जो कि है प्लाज्मा। प्लाज्मा का रंग होता है दोस्तों हल्का पीला और इसकी प्रकृति होती है दोस्तों क्षारीय। बात क्लियर है? अगर दोस्तों मैं ब्लड के ठोस भाग की बात करूं, तो दोस्तों ठोस भाग होता है 45%। इसमें हम पढ़ते हैं दोस्तों रक्त कणिकाओं के बारे में। रक्त कणिकाओं के 3 प्रकार होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बात क्लियर है? अगर दोस्तों मैं ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कहने का मतलब दोस्तों रक्त कणिका निकाल दूं, तो हमारा क्या बचेगा? प्लाज्मा बचेगा। प्लाज्मा का ही दोस्तों एक भाग है सीरम। बात क्लियर है? तो दोस्तों सीरम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को कहा जाता है भैया सीरोलॉजी। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रायोलॉजी के बारे में। इसको मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आशा करता हूं, नहीं तो वीडियो को बैक करके ले लेना।
अब बात करते हैं भैया ब्रायोलॉजी के बारे में कि एक्चुअली में ये ब्रायोलॉजी किसका अध्ययन है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा कि ऐसे पादप जिन्होंने सबसे पहले जमीन पर कदम रखे, ऐसे पादप जिन्होंने सबसे पहले जमीन पर कदम रखे दोस्तों, उन्हें कहा गया था ब्रायोफाइट। उन्हें क्या कहा गया था? ब्रायोफाइट कहा गया था। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या दोस्तों? ऐसे पादप जिन्होंने सबसे पहले पानी से जमीन पर कदम रखा दोस्तों, वो पादप कहलाते हैं ब्रायोफाइट। बात क्लियर है दोस्तों? ब्रायोफाइट का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? ब्रायोलॉजी कहा जाता है। क्या दोस्तों आपके क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या कहा कि ब्रायोफाइट का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। और दोस्तों ब्रायोफाइट है क्या? एक पादप है जिन्होंने दोस्तों सबसे पहले जमीन पर कदम रखा। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। भैया ये क्वेश्चन आपसे एसएससी की एग्जाम में पूछा गया था। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पारिस्थितिकी है। ऑप्शन नंबर ए सजीवों व पर्यावरणों के संबंधों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी कहता है दोस्तों मृदा से संबंधित अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी कहता है दोस्तों काष्ठीय पादपों का अध्ययन। और ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सजीवों व पर्यावरणों से संबंधित अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? भैया पारिस्थितिकी कहलाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एसएससी की एग्जाम में पूछा गया था। मैंने क्या कहा कि सजीवों व पर्यावरणों से संबंधित अध्ययन को दोस्तों क्या कहा गया है? पारिस्थितिकी कहा गया है। अगर दोस्तों मैं बात करूं काष्ठीय पादपों की, तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि भैया काष्ठीय पादप होते क्या है। तो दोस्तों ऐसे पादप जिनसे लकड़ी प्राप्त हो क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऐसे पादप जिनसे लकड़ी प्राप्त हो क्या कहलाते हैं दोस्तों? काष्ठीय पादप कहलाते हैं। और काष्ठीय पादपों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी कहलाता है। बात क्लियर है? मैंने क्या कहा दोस्तों कि ऐसे पादप जिनसे लकड़ी प्राप्त हो दोस्तों क्या कहलाते हैं? काष्ठीय पादप कहलाते हैं। और दोस्तों काष्ठीय पादपों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? उस शाखा को दोस्तों डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि मृदा से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों मृदा से संबंधित अध्ययन कहलाता है भैया पीडोलॉजी। क्या कहलाता है? पीडोलॉजी कहलाता है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, स्क्रीनशॉट भी ले लेना भैया। सजीवों व पर्यावरणों से संबंधित अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। बात क्लियर है दोस्तों? अगर मैं मृदा से संबंधित अध्ययन की बात करूं तो दोस्तों पीडोलॉजी कहलाता है। और दोस्तों काष्ठीय पादपों की बात करूं तो ऐसे पादप होते हैं जिनसे दोस्तों लकड़ी प्राप्त होती है और उनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? उस शाखा को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। दोस्तों भैया ये क्वेश्चन भी आपसे एसएससी में पूछा गया था। किस में पूछा गया था दोस्तों? एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भैया क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भैया? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सजीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर बी है मोर्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैंने क्या कहा कि सजीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर दोस्तों बहुत सारे अंग हैं। अगर हम उनकी आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं तो दोस्तों उस शाखा को कहा जाता है एनाटॉमी।
बात क्लियर है। जैसे कि हमारा हृदय है, हृदय को दोस्तों काटकर हम उनके अंदर की संरचनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है, एनाटॉमी कहा जाता है। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि भैया हमारे शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उस शाखा को कहा जाता है मोर्फोलॉजी। शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन, बाहरी संरचना का अध्ययन। जैसे कि दोस्तों हमारा आकार है, हमारी आकृति कैसी है, इस प्रकार की दोस्तों हमारे शरीर की बाहरी संरचनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है, मोर्फोलॉजी कहा जाता है। सिंपली दोस्तों आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर शरीर की आंतरिक संरचना की बात करें दोस्तों तो एनाटॉमी, और दोस्तों अगर शरीर की बाहरी संरचना की बात करें दोस्तों तो भैया मोर्फोलॉजी। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। भैया ये क्वेश्चन भी आपसे रेलवे में पूछा गया है, बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना निम्न में से संबंधित अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिकता, ऑप्शन नंबर बी ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हिप्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिकता। दोस्तों आपने जीन के बारे में तो सुना होगा। जीन क्या करता है दोस्तों, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। मैंने क्या कहा दोस्तों, आपका जो जीन होता है दोस्तों वो क्या करता है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो जीन क्या है दोस्तों, एक आनुवांशिक पदार्थ है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। बात क्लियर है। मैंने दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना अध्ययन कहलाता है या फिर निम्न में से किससे संबंधित अध्ययन है। तो दोस्तों आनुवांशिकता कहलाता है भैया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उनसे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उनको दोस्तों क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता कहा जाता है। बात क्लियर है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि भैया कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों कैंसर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में पहले पूछा गया है और अभी भी पूछे जाने की संभावना है। बात क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों हिप्नोलॉजी की। तो दोस्तों आप रात को सोते हो, सभी सोते हैं बेसिकली। सोते समय दोस्तों बहुत सारे लोगों को सपने आते हैं जिसे दोस्तों हम स्वप्न कहते हैं। तो दोस्तों स्वप्न व निद्रा से संबंधित जो अध्ययन होता है दोस्तों उस अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है, उस अध्ययन को दोस्तों हिप्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, हिप्नोलॉजी कहा जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों हमारा जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं वाला चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया। हमने बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक लेकर गए हैं। आपको पता है दोस्तों कोई भी टीचर 3 क्लास नहीं लेता। मैंने आपको करवाने को तो 14 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन इन 14 क्वेश्चनों में करीबन दोस्तों मैंने आपको 75 शाखाओं के समथिंग दोस्तों आपको मैंने बता दी। दोस्तों आशा करता हूं मैंने जो शाखा कराई है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। 100 में से 100% आपको दोस्तों इनसे जरूर फायदा होगा अगर आपने अच्छे से याद की है तो। दोस्तों चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, क्योंकि इस तरह की हर रोचक वीडियो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।